जितना हमने कर लिया था आज उसके आगे करते हैं। तो आज एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, इसका नाम है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। इसका नाम है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। जो हमारे नंबर होते हैं वो एक सेम पैटर्न, एक सेम बिहेवियर शो करते हैं। जैसे 2 के केस में देखते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखो ये 2 4 8 6 2 4, अगर आगे करेंगे तो 120 आएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। मतलब जो नंबर होते हैं अगर हम उसकी पावर करते चले जाएं तो वो एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो 2 के केस में क्या फॉलो हो रहा है, 2 4 8 6 ऐसे ही। फिर ये नंबर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। फिर से 2 4 8 6 आने लगेगा। ठीक है। अब 3 के केस में क्या होता है, 3 के केस में 3 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81। तो हम केवल यूनिट डिजिट को ही ले रहे हैं यहाँ पे बस। उसके बाद 4 के केस में ये 4 और 6 होता है। 5 के केस में हमेशा 5 ही रहता है। 6 के केस में हमेशा 6 ही रहता है। 7 के केस में 7 9 3 1 होता है। 8 के केस में 8 4 2 6 होता है। 9 के केस में 9 9 9 या 81 और फिर 9 आने लगता है। और 0 के केस में 0 आता है। तो हमने इसको दूसरा बोलते हैं रिपीटेबिलिटी कंसेप्ट। इसको रिपीटेबिलिटी भी बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। तो क्या होता है, ये नंबर रिपीट करते हैं अपने आप को। 2 4 8 6 3 9 7 1 4 6 5 6, ये अपने आप को इतनी बार रिपीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहे कि भाई 2 की पावर 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कहे 2 की पावर 13 क्या होगा, तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा उसको कैलकुलेट करने में। तो ये जो बना हुआ है पैटर्न, इससे हम बहुत जल्दी ही इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो भी पावर है यहाँ पे, जैसे जो नंबर है उसकी पावर है, उसको आप 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उतनी बार यहाँ पे काउंट कर लो, तो अपने आप यूनिट डिजिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 13 है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 बार भाग जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। जो एक रिमाइंडर बच रहा है यही, इसको वहां पे जाके काउंट कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 बन जाए 2। चलो एक करते हैं, 2 की पावर 71 का रिमाइंडर बताओ, यूनिट डिजिट बताओ कितना है। 8 आएगा। पहले तो आपने इसको डिवाइड किया होगा, तो 17 टाइम्स, फिर 3 बचेगा, और फिर आपने इसको इसकी पावर बना दिया होगा 2 की पावर 3 मतलब 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। 3 की पावर 33 का बताओ क्या आएगा। 3 आ रहा है। पहले तो आपने इसको डिवाइड किया होगा 4 से, फिर 1 बच गया होगा, तो 3 की पावर 1 तो 3। ठीक है। चलो 27 की पावर 33, इसका यूनिट डिजिट बताओ। 7 आ रहा है। तो ये जो 10th डिजिट है इसको हम नहीं देखेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब हुआ 7 की पावर 33 हुआ, और फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, एक रिमाइंडर, फिर इसको इसकी पावर बना देंगे तो आ जाएगा 7 की पावर 1 मतलब
7 27 की पावर 33 का यूनिट डिजिट आंसर क्या आएगा 7। ये समझ लगा? Yes, sir. इसका बताओ 222 की पावर 222 Four. 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है 2 की पावर 222 और जब आपने इसको 4 से इसको डिवाइड किया होगा तो ये आपका बचेगा 2 फिर से 2 तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन समझ लगा? Yes, sir. इसका यूनिट डिजिट बताओ कितना है? Eight. नहीं, sorry. हाँ, 8 आएगा। 8 आएगा। देखो 3 की पावर 33 को पहले 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 4 की पावर 52 है, 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा जो लास्ट वाला होता है। देखो जैसे 2 की पावर 4 है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे ऐसा नहीं 0 लेके 1 कर दो, ऐसा नहीं होगा। जब 2 की पावर 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 4 बार 1 2 3 4 लास्ट वाला डिजिट होता है। अब जैसे 4 के केस में तो और आसान है। देखो इस ऐसे समझो 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा ऑड प्लेस वाला नंबर, ऑड प्लेस वाला नंबर। जैसे अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4 आएगा और 4 की पावर इवन है तो आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 52 है तो आंसर क्या आने वाला है 6। तो 6 18 तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है कोमल, ये समझ लग गया कंसेप्ट? सर जो 4 की पावर 52 है, 52 तो मतलब पूरा कट जाता है 4 से, तो लास्ट तो वाला फिर डिजिट रिमाइंडर कौन है? तो लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट होगा, ओके, चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ ठीक 6 है, होगा, ठीक है। यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 6 होगा। ठीक है तो पूरा पूरा कट जाएगा तो उनका जो लास्ट वाला होगा वो हम लेंगे ना। बोलेंगे 5 की पावर 125 इंटू 6 की पावर 325, इसका क्या है? 0 0 आएगा। देखो 5 तो कभी रिपीट होता ही नहीं है, 5 हमेशा 5 ही रहता है। ये 5 जब भी रिपीट होता है तो 5 और 6 कभी रिपीट नहीं होते, वो अपने आप में यही नंबर रहते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60। तो ये समझ लगा? प्रभजोत लग गया कंसेप्ट समझ में? ओके चलो अब सीट का एक क्वेश्चन करते हैं जो सीट में था। 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 7, इसका यूनिट डिजिट बताओ कितना है? 4 आ रहा है। इसको 4 से डिवाइड किया, 16 चौक 64, तो 3 की पावर 1 बचेगा। 6 के केस में 6 ही होता है। इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 7 की पावर 3 होता है 343। तो हमने केवल यूनिट डिजिट ले लेना है 3, बाकी छोड़ देना 3 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 54। तो आखिरी डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी। ठीक है तो ये समझ लग गया। चलो एक और इसका प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन।
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 था, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा, डी पार्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यही वाला करते हैं। इसमें कल तो हमने निकाले थे कि प्राइम फैक्टर निकाले थे, अब हम इसमें यूनिट डिजिट निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। आप इसमें यूनिट डिजिट निकालो कितना है। 8 आ रहा है। तो 4 की पावर ऑड है, ऑड मतलब पहले वाला ही आ जाएगा 4 इंटू 7 की पावर 5 है तो इसमें 7 आ जाएगा, और 1 का तो हमेशा 1 ही रहता है। तो 4 7 या 28, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 9 के केस में 9 भी ऐसे रिपीट करता है, 9 9 या 81, तो 9 के केस में भी ठीक ऐसे ही होगा। जैसे कहीं लिखा है 4 की पावर 56, तो 4 कैसे रिपीट होता है? ऐसे। तो अगर इवन नंबर है तो 6 आंसर होगा, और ऑड नंबर है तो 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 9 के केस में 9 की पावर 55 है, ऑड है तो ये पहला वाला हो जाएगा, और इवन है तो दूसरा वाला 1 आंसर हो जाएगा। तो 9 और 4 के केस में ये ट्रिक लग जाती है। और 5 और 6 तो रिपीट नहीं होते, ना ही 1 रिपीट होता है। 0 के केस में भी 0 रहता है। तो आपको याद कौन से रखने पड़ेंगे? 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। बस ये 4 आपको देखने, बाकी सब में तो आपको दिक्कत होने वाली है ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आता है यूनिट डिजिट का पेपर में निकालने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कोई नंबर है, पता नहीं वो कितना है, यहाँ पे कोई नंबर है x मान लेते हैं, उसको पहले 3 से डिवाइड किया तो पहले रिमाइंडर बच रहा है 1, फिर उसको कुछ और आ गया होगा, बाई आ गया होगा सपोज, उसको 5 से किया तो रिमाइंडर बच रहा है 4, फिर उसको 8 से किया तो फिर रिमाइंडर बच रहा है 7। ये क्वेश्चन है कि किसी नंबर x को सक्सेसिवली एक के बाद एक के बाद 3 5 और 8 से डिवाइड किया तो 1 4 और 7 रिमाइंडर बचते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, सबसे लास्ट में आपने यहाँ पे अपनी तरफ से 1 मान लेना, और जैसे आप 1 मान लोगे वैसे ही देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो अब क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू जेड, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब ऐसे ही बाई निकालना है, तो 5 इंटू 15 प्लस 4 रिमाइंडर जोड़ दिया तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 79। उसके बाद में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 79 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x। तो बताओ यहाँ से x कितना आएगा? कितना आ रहा है x? हाँ, x की वैल्यू आएगी 238। अब यहाँ तक आधा क्वेश्चन हो गया। अब आगे कह रहा है फाइंड रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर बी रिवर्स। अगर कह रहा है कि फिर रिमाइंडर बताओ अगर इसी 238 को रिवर्स करके डिवाइड किया जाए, पहले 8 से, फिर 5 से, फिर 3 से। तो देखो पहले 8 से करते हैं। 8 का 23 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचेंगे 7, 78 हो जाएगा 78, 8 9 या 72, तो बचेगा आपके पास में 6। उसके बाद में फिर 5 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 या 25, फिर बचेगा 4, और 3 से 5 को करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, बचेगा 2। तो देखो यहाँ पे 1 बच रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया था। जब सक्सेसिव डिवीजन करते हैं तो लास्ट में जो आपका क्वोशेंट आता है हमेशा 1 आता है, और इधर जो आपके रिमाइंडर आते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया इस केस में? 6 4 2।
तो आपका यहाँ पे आंसर ए पार्ट आएगा। ठीक है, तो समझ लगा क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन का? Yes. समझ लगा कि और बताना पड़ेगा दोबारा से? हो गया? हो गया सर? हाँ जी। Yes. 238 कैसे आया? ये देखो, ये 3 है ना, इसको 3 को 79 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 1 जोड़ दिया रिमाइंडर। 3 को 79 से मल्टीप्लाई किया, 237 प्लस 1 238 होगी। अब कह रहा है इसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिवाइड करना है 853 से, तो ये आ गया 642। लगा समझ में कोमल? हाँ जी। तो अब बताओ इस चैप्टर में पूरे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, नहीं तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ लगा हो। पहले हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ा, उसके बाद में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में देखो 2 नंबर और होते हैं, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा होता है। इसमें आधा पार्ट रियल होता है, आधा इमेजिनरी होता है, जैसे कि 2 प्लस आई 3। ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम अपनी कॉपी पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए इमेजिनरी है। अगर ये इसका जुड़वा भाई देखना हो तो माइनस में होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कंजुगेट नंबर। लेकिन ये जो बाकी सारे नंबर हैं इन्हें रियल नंबर बोलते हैं। और ये जो रियल नंबर होते हैं इसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पे ये नंबर लाइन। देखो 0 1 2 3 4, 0 के राइट में पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। ये जो नंबर लाइन है इस पे आप किसी फ्रैक्शनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो वो यहाँ आ जाएगा 1/2। इस तरह से रियल और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किया था सम ऑफ नंबर्स किए थे, ये स्क्वायर क्यूब, उसके बाद इवन ऑड। उसके बाद हमने कंजक्टिव नंबर का कंसेप्ट किया, फिर उसकी ट्रिक्स भी की इवन ऑड निकालने की। उसके बाद हमने डिवीजन कंसेप्ट सीखा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। उसके बाद हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी कंसेप्ट कर लिया था कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो हम ये जल्दी से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन प्राइम नंबर के थे, इवन ऑड नंबर के क्वेश्चन थे। फिर हमने रिमाइंडर क्वेश्चन किया, रिमाइंडर थ्योरम की। उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, जो x की पावर m माइनस a की पावर m, इस तरह के, या x की पावर m a की पावर m, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। ये पीसीएस के लिए, आईएएस के सीट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह के क्वेश्चन सी सेट में बहुत आते हैं, एसएससी में बहुत आते हैं, बैंक में नहीं आते हैं, एसएससी में, सी सेट में, आईएएस पीसीएस के पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट डिजिट का कर लिया कंसेप्ट। फिर ये स्पेशल क्वेश्चन कर लिया जिसमें लास्ट के 2 डिजिट पूछा था, ट्रिक नहीं होती पर हमने फिर भी इसका ट्रिक बना लिया था कि ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद में इवन प्राइम नंबर के क्वेश्चन कर लिए हमने, प्राइम फैक्टर निकाल लिए, किस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और उसके बाद सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन कर लिए। अब देखो एक ये बहुत अच्छी है, इसे बोलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। जैसे ये रिमाइंडर बता देती है जल्दी से, जैसे 15 इंटू 13 है, तो इसको मुझे सपोज 2 से डिवाइड करना, बताना रिमाइंडर कितना है। तो एक तो तरीका ये है कि 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 195। वो अपनी ट्रिक जो हमने की थी, 15 को 3 से जोड़ा, 15 और 3 18, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर 5 दिए 15, तो ये ट्रिक थी हमारी, 195 आ गया। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, एक बच गया 15, उसके बाद में 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। लेकिन हम ना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 2 को 15 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, इंटू 2 को 13 से किया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। इससे हम बहुत जल्दी
नंबर्स का रिमाइंडर निकाल सकते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये याद कर लेना कि 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। देखो 3 कंजक्टिव नंबर कोई भी ले लो, जैसे मान लो 2 3 4 ले लिया या 4 5 6 ले लिया, वो कह रहा है हमेशा ये 6 से होंगे। देखो 2 3 6 चक 24, 6 से कट जाएगा। 4 पंजे 20, सिक्का 120, ये 6 से कट जाएगा। कोई भी 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर लो और उसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन सीट में भी है, शायद हमने छोड़ दिया था उसको, यहाँ पे ऊपर ही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजक्टिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज। अगर हम किसी 4 कंजक्टिव नंबर का नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 का करते हैं या फिर 2 3 4 5 का करते हैं, 4 कंजक्टिव नंबर मतलब लगातार नंबर हो, नेचुरल हो और इनको मल्टीप्लाई करें तो देखो 4 3 या 12 2 या 40 24 और अगर इसमें एक जोड़ें तो 25 आ जाएगा। तो ये 2 3 या 6 6 4 या 24 5 या 120 और इसमें एक जोड़ दें तो 121 हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसमें एक ऐड करते हैं तो ये हमेशा एक ऐड कर दिया ऑलरेडी, तो ये हमेशा स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होगा, ये 11 का स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट आएगा, स्क्वायर। तो समझ लगा ये पहला चैप्टर, इससे ये बेसिक चैप्टर होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। यस सर। चलो अब इसका आगे के चैप्टर बाद में करेंगे। आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का करते हैं। देखो तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम वहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 को ये मतलब 1599 मतलब 1600 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश वाला डे बोलते हैं वो 1600 ही बोलते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो ये जो इसका हमने अलग अलग पीरियड बांट रखा है। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी सबसे पहले पढ़ते हैं 1600 से 1858 तक। 1857 में मंगल पांडे ने जो म्यूटनी विद्रोह कर दिया था, जिसे हम बोलते हैं जो आपका मंगल पांडे ने मेरठ से शुरू कर दिया था 1857 में। वहां तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, सिर्फ एक कंपनी ही भारत में राज करती थी। लेकिन जब वो लड़ाई हो गई तो उसके बाद में इंग्लैंड से ऑर्डर आया कि भाई इंडिया को आप नहीं संभाल सकते, तो यहाँ पे फिर अंग्रेज आ गए। उससे पहले 1600 से लेके 1857 तक वो यहाँ पे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम करती थी और कोई नहीं था, कंपनी का ही रूल था। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल्स ऑफ अरब पावर। जो अरब पावर में हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद गौरी आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद यहाँ पे गुलाम वंश शुरू हो गया। उसके बाद आपका गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश ये आए और उसके बाद से जो है बाबर आया। बाबर ने लोधी को मार दिया तो यहाँ पे मुगलिया डायनेस्टी शुरू हो गई, जिसे हम मीडिएवल इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद जो मुगल्स थे उनमें जो है 4-5 बड़े थे, जैसे पहला बाबर, दूसरा आपका हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा आपका ये आपका जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। और उसके बाद ये उतने पावरफुल थे नहीं, विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर लगातार होते रहे और ये मुगलिया डायनेस्टी टूट गई और धीरे धीरे ये गिरती चली गई। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल्स टू अरब पावर, अरब पावर खत्म हो गई और वास्को डिगामा रीचेज इंडिया, वास्को डिगामा इंडिया पहुंच गया और उसने भारत की खोज कर दी
1498 में। उसके बाद में जब उसने खोद कर दी तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आने लगी। वो सबसे पहले स्पाइस ट्रेडिंग करते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे, और उसी के बाद धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि यहाँ पे छोटे छोटे राजा हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पे वो भी लड़ने लगे और जो धीरे धीरे जमीन पे कब्जा करने लगे। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, काफी पेपर में आता है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये सब। तो ये 1858 तक फिर उसका मंगल पांडे का मीट नहीं हुआ। और उसके बाद में आया टाइम 1857 से लेके 1858 तक का, जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और जो 1857 की लड़ाई होती है उसे हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी बोलते हैं, भारत की पहली आजादी की लड़ाई। तो मंगल पांडे ने शुरू किया ये मेरठ से। उसके बाद इसमें बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का राजा था वो भी आ गया। झांसी की रानी के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और भी बहुत सारे होते हैं, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, और बहुत सारे लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। बहुत सारे जमींदार भी थे, राजा भी थे, सारे लोगों ने इसमें लिया। तो 1857 का पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिश राज आ गया। जो वहाँ की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसने ऑर्डर जारी कर दिया और यहाँ से कंपनी रूल खत्म हो गया और अंग्रेज पूरी तरह से आ गए। तो इसमें हम पढ़ते हैं कैसे इंडिया में उन्होंने प्रेसिडेंसी डेवलप की। अंग्रेजों ने मुंबई प्रेसिडेंसी, चेन्नई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी बना ली उन्होंने। और यहाँ पे वो जो इन्होंने अपना ये इंडिजिनियस इंडस्ट्री था वो डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा अपना, और अपना बनाने लगे। कॉलोनियल इकोनॉमी उन्होंने बना ली और यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने। अंग्रेजों ने यहाँ ट्रेन लाइन बिछाई, अंग्रेजों ने यहाँ मोबाइल फोन लाइन बिछाई, ये सारा कुछ बिछाया। ये सिप्रा अपने आवाज म्यूट करना, हो गया? ठीक, म्यूट करना है। अनम्यूट कर लो, ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक, अब देखो उसके बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गई और 1905 में मुस्लिम लीग बनी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्म किया वो A.O. ह्यूम, एक सिविल सर्वेंट था, उसने किया था। और इसके जो पहले लीडरशिप थे W.C. बनर्जी थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं इसी टाइम पे, वो पढ़ते हैं, जैसे होम रूल लीव मूवमेंट होता है और बहुत सारे होते हैं, ये इसमें पढ़ते हैं। उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से 1940 तक, इसमें हम लाल बाल पाल को पढ़ते हैं। ये गरम दल के नेता थे, हॉट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। बंगाल का पार्टीशन हो गया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एक मिलिट्री ग्रुप फाउंड हो गया था, रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप ग्रुप, अंग्रेजों के अगेंस्ट इसी टाइम पे। और स्वदेशी और स्वराज का मंत्र आ गया था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वराज अपनाएंगे, ये भी इसी टाइम पे था। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा पेपर आता है IAS का, वो क्या है, गांधीयन एरा। यहाँ पे 1917 से लेके 1948 तक 9 जनवरी को गांधी जी वापस आ गए थे। इसे हम जो है भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे के तौर पे मनाते हैं इस डे को, जब गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी को। और यहाँ से गांधी नीरा, गांधी जी छा गए। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट को, फिर इसमें पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। इसी रॉलेट एक्ट के लिए जो है आपका 2 बड़े लीडर थे पंजाब के, और एक थे आपके खिचलू और दूसरा एक लीडर और था। उन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। उसी के उन्हें छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में मीटिंग हो रही थी, तो अंग्रेजों ने गोली चला दी। ये पढ़ते हैं। इसी टाइम पे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। गांधी जी ने और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। इसी टाइम पे पूर्ण स्वराज हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में किया था। उसके बाद हमने अपना तिरंगा इसी टाइम पे बनाया था, ट्राई कलर का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, ये सब गांधी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाए थे जो बहुत आते हैं पेपर में। उसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। ये
ये एक साइमन कमीशन जो बना था वो फेल हो गया था, उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलाई गई और उसके बाद में ये 1935 एक्ट बना और यही आज हमारे संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा 1935 एक्ट है। उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस ने। उसी टाइम पे जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी और उसने पाकिस्तान की डिमांड की, और क्रिप्स मिशन, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं गवर्नमेंट, ये 1935 एक्ट में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 साल चला 42 से 45 तक। इसे गांधी जी ने चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। आजाद हिंद फौज मार्च हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साउथ ईस्ट से इंडिया पे अटैक कर इंडिया को आजाद कराना शुरू कर दिया था। अंडमान निकोबार को उन्होंने फ्रीडम दिलाई। फिर नेताजी का कुछ पता नहीं लगा, उनकी डेथ आज तक भी रिवील नहीं हुई कि वो किस तरह से मरे, और ये सारा कुछ। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। तो ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, जो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। तो इसको शुरू से शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, 1600 से लेके 1858 तक। जो ये पेपर होगा आपका, इसमें सी सेट का जो पहला जीएस का, इसमें जो है डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या बुलेट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे ABC, उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको दिया होगा ओनली 1, ओनली 2, A and B and C, neither A and B and C। अगर आपको डाटा आपको पता है तो आप आराम से इसमें IAS में ये नहीं करना होता कि कौन सा सही है, IAS में ये पता करना होता है कि कौन सा सही नहीं है। जब हम ये पता कर लेते हैं कौन सा सही नहीं है, फिर हम आसानी से इनके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा आंसर आएगा, ओनली 1 आएगा, ओनली 2 आएगा, 1 2 3 आएगा या फिर नाइदर आएगा। हमें ये पता करना है कि B सही नहीं है या C सही नहीं है या A सही नहीं है। अगर हमें ये पता लग गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें बुलेट पॉइंट बहुत जरूरी है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इनमें नोट्स में कवर कर लेंगे, जो बहुत डिटेल में नहीं होंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो एक बार मैं कट करके फिर से लिंक भेजता हूँ, फिर से शुरू करते हैं इसको।